हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हेयर प्लांट का पार्ट 4। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन और पढ़ेंगे C4 साइकिल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन। सो फोटो रेस्पिरेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रूबिस्को। ठीक है, सबसे पहले किसको देखेंगे? रूबिस्को के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। उसके एक दूसरे के साथ पूरा इंटरकनेक्टेड है। तो आप समझो, सबसे पहले क्या किसके बारे में देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे रूबिस्को के बारे में। ये रूबिस्को का फंक्शन क्या है, क्या करता है, क्या चीज़ है ये रूबिस्को? रूबिस्को क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। रूबिस्को क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। कहाँ? पूरे वर्ल्ड में। रूबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन वर्ल्ड। ठीक है, रूबिस्को क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। अबंडेंट प्रोटीन जो पूरे वर्ल्ड में मिलता है। रूबिस्को क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। ये रूबिस्को का फुल नेम क्या है? रूबिस्को का फुल नेम है राइबोलियोस बिसफॉस्फेट राइबोलियोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। क्या है? ऑक्सीजनेस। रूबिस्को का फुल नेम क्या है? रूबिस्को का फुल नेम है राइबोलियोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। इसका फुल नेम है किसका? रूबिस्को का। रूबिस्को का फुल नेम है राइबोलियोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। कौन? रूबिस्को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग, जब हम लोग C3 साइकिल पढ़ रहे थे। ठीक है, जब हम लोग C3 साइकिल पढ़े हैं तो उसमें एक इक्वेशन बनाए थे। इक्वेशन पढ़े हैं जिस कौन सा है देखो, जिसमें क्या होता है, जिसमें आरयूबीपी के साथ कौन लगता है? आरयूबीपी के साथ कौन रहता था? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आरयूबीपी के साथ बैंड होता था। कौन बैंड होता था? आरयूबीपी के साथ बैंड होता था कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आरयूबीपी क्या है? आरयूबीपी है राइबोलियोस बिसफॉस्फेट। आरयूबीपी क्या है? आरयूबीपी है राइबोलियोस बिसफॉस्फेट। राइबोलियोस बिसफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बैंड होगा तो क्या फॉर्म होगा? देखो, किसके प्रिंसेस में होता था, कहाँ होता था? ये होता था रूबिस्को के प्रिंसेस में। ठीक है, किसके प्रिंसेस में? रूबिस्को के प्रिंसेस में ये बैंड होता था। और क्या फॉर्म होता है? 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते थे किसके? PGA के। 2 मॉलिक्यूल फॉर्म किसको होते थे? 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते थे PGA के। PGA क्या है? फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल किसके फॉर्म होते थे? 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते थे फोस्फोग्लिसरिक एसिड के। जो फोस्फोग्लिसरिक एसिड है वो कितने कार्बन का है? वो है 3 कार्बन का। ठीक है, जो फोस्फोग्लिसरिक एसिड है वो 3 कार्बन का है। ये इक्वेशन हम लोग कहाँ पढ़ते थे? इसको पढ़ते थे हम लोग केल्विन साइकिल में। पढ़े हैं मतलब, ठीक है, इसको कहाँ पढ़े हैं हम लोग? इसको पढ़े हैं केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल में ऐसा होता था। ठीक है, कैसा होता? देखो, रूबिस्को आरयूबीपी क्या है? आरयूबीपी है राइबोलियोस बाइसफॉस्फेट। आरयूबीपी क्या है? आरयूबीपी है राइबोलियोस बिसफॉस्फेट के साथ कौन बैंड होता है? उसको साथ बैंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कहाँ होगा? रूबिस्को में होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा? टू मॉलिक्यूल किसके? PGA के। PGA क्या है? फोस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA क्या है? PGA है फोस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ गए? ये किस में होता था? ये होता है केल्विन साइकिल में। अब देखो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा। अब बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन का। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा, ध्यान से देखो। फोटो रेस्पिरेशन में होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बैंड हुआ है, ठीक है, आरयूबीपी के साथ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बैंड हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बैंड हुआ है किसके साथ? आरयूबीपी के साथ। तो यहाँ पर कौन बैंड होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के प्लेस पर कौन बैंड होगा? ऑक्सीजन बैंड करेगा। आरयूबीपी के साथ कौन बैंड करेगा? ऑक्सीजन बैंड करेगा। और क्या फॉर्म करेगा उसको देखेंगे। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन में होता है, देखो, जो आरयूबीपी है, आरयूबीपी के साथ कौन बैंड होगा? प्लस ऑक्सीजन। इसके साथ बैंड होगा ऑक्सीजन
ठीक है। O2 बाइंड होगा, कहाँ बाइंड होगा, ये बाइंड होंगे रूबिस्को में, रूबिस्को में बाइंड होंगे ये, ठीक है। और क्या फॉर्म होगा देखो, जब RuBp बाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ, जब RuBp बाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म होगा देखो, तो फॉर्म होगा एक मॉलिक्यूल पीजीए के, ठीक है, एक मॉलिक्यूल पीजीए के फॉर्म होंगे, और क्या फॉर्म होगा, फोस्फो ग्लाइकोलेट, ठीक है, जो 2 कार्बन का होता है। सो जब आप ध्यान से सुनो, जब RuBp बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, जब RuBp बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है, तो फॉर्म करेगा एक मॉलिक्यूल किसके, PgCa के, ठीक है, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा PGA के, और क्या फॉर्म करेगा, प्लस फोस्फोग्लाइकोरेट फॉर्म करेगा, और क्या फॉर्म करेगा, फोस्फोग्लाइकोरेट फॉर्म करेगा जो 2 कार्बन का है। एक इसमें एक कब हो रहा है, एक कब हो रहा है, एक तब हो रहा है जब ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है। एक कब हो रहा है ये प्रोसेस कब होगा, जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा किसके जगह में, कार्बन डाइऑक्साइड के जगह में। सो आप देख सकते हो कि कैसे मतलब होता है जब ऑक्सीजन बाइंड करता है। जो फोस्फोग्लाइकोरेट है, ठीक है, जो कार्बन का है, ये वेस्ट है, कोई इसका यूज़ नहीं है, ना ही इसमें ATP बन रहा है, ना ही इसमें NADPH बन रहा है, ना ही कुछ बन रहा है इस पर, ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है ये, वेस्ट प्रोडक्ट है। सो आप समझ सकते हो कि जो जब ऑक्सीजन बाइंड होता है रूबिस्को में, ठीक है, जब ऑक्सीजन बाइंड होता है कहाँ, रूबिस्को में ऑक्सीजन बाइंड होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक मॉलिक्यूल PgCa के, ठीक है, एक मॉलिक्यूल PGA के, फोस्फोग्लिसरिक एसिड के, और क्या फॉर्म होगा, फोस्फोग्लाइकोरिक, ठीक, फोस्फोग्लाइकोरेट। समझ गए बात को। सो आप समझो ये ऑक्सीजन बाइंड क्यों करता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन बाइंड क्यों करता है, किस वजह से जो ऑक्सीजन है ये बाइंड करता है RuBp में, उसको समझो। पहला वजह है, पहला क्या वजह रीजन है, हाई कंसंट्रेशन किसका, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा ऑक्सीजन का, तब बाइंड होगा, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा किसका, O2 का, ऑक्सीजन का, ठीक है। जब हाई कंसंट्रेशन रहेगा ऑक्सीजन का तब बाइंड होगा, ठीक है। जब हाई कंसंट्रेशन किसका रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा, तो RuBp के साथ तो बाइंड करेगा। सेकेंड रीजन है, क्या है, सेकेंड रीजन है लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन किसके साथ, लो कंसंट्रेशन किसका, ट्रेशन। जब हाई कंसंट्रेशन रहेगा तो बॉन्ड, जब हाई कंसंट्रेशन रहेगा तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा। जब लो कंसंट्रेशन रहेगा, किसका लो कंसंट्रेशन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, तब भी कौन बाइंड करेगा, तब भी बाइंड करेगा ऑक्सीजन, ठीक है, तब भी कौन बाइंड करेगा, तब भी बाइंड करेगा ऑक्सीजन। और कब करेगा, अब हाई इंटेंसिटी में बाइंड करेगा, हाई टेम्परेचर में बाइंड करेगा, हाई टेम्परेचर। सो फोटो रेस्पिरेशन क्या है, आप समझ गए हो। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्लेस में, उसके जगह में कौन बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है। क्यों करता है, जब क्यों करेगा बाइंड, जब हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ऑक्सीजन का तब बाइंड करेगा, हाई कंसंट्रेशन रहेगा ऑक्सीजन का तब बाइंड करेगा, लो कंसंट्रेशन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का तब बाइंड करेगा, हाई इंटेंसिटी रहेगा, जब हाई इंटेंसिटी रहेगा, ठीक है, तब भी बाइंड करेगा। और हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर रहेगा तब भी बाइंड करेगा ऑक्सीजन। तो ये इतने रीजन से जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक है, इतने सारे रीजन से, इसके रीजन से जिसके वजह से RuBp के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है। किसके साथ, RuBp के साथ कौन बाइंड करता है, RuBp के साथ बाइंड करता है ऑक्सीजन। और क्या फॉर्म करता है, आप देख सकते हो उसको, PGA और फोस्फोग्लिकोरेट। समझ गए बात को। ये था आपका फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो जब इसका जो प्रोडक्ट हो क्या है, इसमें ना ही इसमें क्या, इसमें ना ही क्या बन रहा है, ना ही इसमें ATP बन रहा है, ना ही इसमें NADPH बन रहा है, ना ही इसमें ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, इसमें क्या नहीं बन रहा है, इसमें क्या नहीं बन रहा है, इसको देखो, इसमें कुछ नहीं बन रहा है, इसमें नो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं उसको, नो ATP, ना ही ATP बन रहा है, और ना ही क्या बन रहा है,
DPH, ना ही इसमें ATP बन रहा है, ना ही इसमें NADPH बन रहा है, ना ही इसमें ग्लूकोज बन रहा है, मतलब इसे कुछ मतलब का नहीं है, वेस्ट है जस्ट। ठीक है, क्या है पूरा ये वेस्ट है, इसमें कुछ नहीं बन रहा है, आप देख सकते हो, नो ATP नो NADPH। ठीक है, और इसमें क्या नहीं बन रहा है, और इसमें शुगर भी नहीं बन रहा है, नो शुगर, मतलब ग्लूकोज भी नहीं बन रहा है, नो शुगर, नो शुगर। तो इसमें क्या क्या नहीं बन रहा है उसको देखो, ना ही इसमें ATP बन रहा है, ना ही इसमें NADPH बन रहा है, और ना ही शुगर बन रहा है। ये खाली वेस्ट, मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है जब ऑक्सीजन बैंड कर रहा है RUBP के साथ, जब ऑक्सीजन बैंड कर रहा है RUBP के साथ, मतलब वो वेस्ट है, वो कुछ ना कुछ मतलब वेस्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्या वो वेस्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फोस्फोग्लाइकोरेट। ठीक है, और साथ में ये मतलब 2 कार्बन ले रहा है, मतलब 2 ATP का यूज हो रहा है इसका। ठीक है, काम कुछ नहीं कर रहा है, उल्टा खर्चा करवा रहा है वैसे। ठीक है, काम कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, वेस्ट है, और क्या ATP का ले रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, ATP यूज़ कर रहा है, मतलब घाटा है कुल मिला के। जब मतलब क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन बैंड करेगा RUBP के साथ, जब लॉस होगा, इसको समझ लो। ठीक है, जब RUBP के साथ ऑक्सीजन बैंड करेगा, RUBP के साथ ऑक्सीजन बैंड करेगा तो लॉस हो गए हो। ठीक है, ये ATP ले रहा है और कुछ नहीं बना रहा है। ठीक है, ATP उल्टा ATP ले रहा है और कुछ भी नहीं बना रहा है, ना ग्लूकोज, ना ATP, ना NADPH। ठीक है, अब देखो ये कहाँ होगा, फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होगा, फोटो रेस्पिरेशन होता है स्ट्रोमा में। कहाँ होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है स्ट्रोमा में, ऑकर इन स्ट्रोमा, ऑकर इन स्ट्रोमा। ठीक है, सो फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है स्ट्रोमा में। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स में होता है, तो उसको भी इंपॉर्टेंट लिखो। पहला ऑर्गेनेल जिसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है वो है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होगा फोटो रेस्पिरेशन। और कहाँ और किस में होगा, और होगा पेरोक्सीजोम, पेरोक्सीजोम्स, इसमें भी क्या होगा, इस ऑर्गेनेल में भी क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। और किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये सब ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं किसमें, फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन होता है स्ट्रोमा में, और ये सब ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा ऑर्गेनेल देखो, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं किसमें, फोटो रेस्पिरेशन में। ये सब ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, समझ गए। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, माइटोकॉन्ड्रिया का रिलीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, रिलीज CO2, रिलीज CO2। सो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है CO2, समझ गए। ये था पूरा आपका प्रोसेस किसमें, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन किस प्लांट में हो रहा है, C3 प्लांट में हो रहा है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन कौन से प्लांट में हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ होगा फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है C3 प्लांट में। जो फोटो रेस्पिरेशन ये C4 साइकिल या C4 प्लांट में नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में नहीं होता। क्यों नहीं होता उसको अभी पूरा देखेंगे, C4 साइकिल तो आपको समझ जाएगा क्यों नहीं होता C4 प्लांट में, उसको भी बताऊंगा मैं, तो इसको लिख लो फिर देखेंगे अब C4 साइकिल। तो लिख लो इसको, फिर देखेंगे C4 साइकिल। सो आप देखेंगे C4 साइकिल। अब हम लोग समझ गए हैं रोबुस्को का फंक्शन क्या है। रोबुस्को का फंक्शन है कि वो ऑक्सीजन के साथ, रोबुस्को क्या फंक्शन है, क्या करता है, जब रोबुस्को RUBP बैंड करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब RUBP बैंड करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है, जो प्रोड्यूस करेगा 1 PGA और फॉर्म करेगा फोस्फोग्लाइकोरेट। ठीक है, कब करेगा, जब ऑक्सीजन बैंड होगा। ठीक है, इतना समझ गए, इतना समझ गए। ठीक है ना, आप रोबुस्को के बारे में पूरा समझ गए। रोबुस्को जब ऑक्सीजन कब बैंड करेगा, ऑक्सीजन तब बैंड करेगा जब टेम्परेचर हाई रहेगा। ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन कब बैंड करेगा, ऑक्सीजन तब बैंड करेगा जब क्या होगा, जब हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई इंटेंसिटी रहेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन किसका रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तब बैंड करेगा, और हाई कंसनट्रेशन रहेगा ऑक्सीजन का, जब हाई कंसनट्रेशन रहेगा ऑक्सीजन का तब भी बैंड करेगा RUBP के साथ। ठीक है,
अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो रूबुस्को है, ठीक है, जो रूबुस्को किसको फ्लेवर करता है, किसको पसंद करता है, रूबुस्को पसंद करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। रूबुस्को है जो, वो किसको पसंद करता है, रूबुस्को पसंद करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। जब इक्वल रेशियो होते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड और O2 इक्वल होते हैं, ठीक, इक्वल रेशियो होते हैं, जब क्या होते हैं, इक्वल रेशियो होते हैं, तो क्या होता है, तो जो रूबुस्को है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इक्वल रेशियो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इक्वल रेशियो होते हैं, तो इसको जो रूबुस्को किसको फ्लेवर करता है, रूबुस्को किसको बाइंड करेगा, रूबुस्को बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। जब ये इक्वल रेशियो होते हैं, जब रूबुस्को किसको बाइंड करेगा, रूबुस्को बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, मतलब वो CO2 को फ्लेवर करता है कौन, रूबुस्को। समझ गए। सो अब देखेंगे हम लोग अब C4 साइकिल। अब आपको मैं जितना बात इंपॉर्टेंट था आपको रूबुस्को के बारे में, मैं आपको सब बात बता चुका हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं C4 साइकिल, ठीक है। अब देखेंगे C4 साइकिल। अब स्टार्ट करेंगे C4 साइकिल। C4 साइकिल या C4 पाथवे इसको बोल सकते हो। आपके एनसीईआरटी में C4 पाथवे लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना कि C4 साइकिल क्या है और C4 पाथवे क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। सो जो C4 साइकिल है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो C4 प्लांट में क्यों नहीं होता। सबसे पहले बात करेंगे जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट में क्यों क्या नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में क्यों नहीं होता, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में क्यों नहीं होता, उसको ध्यान से समझो। इसमें क्या होते हैं, C4 प्लांट में क्या होते हैं, ये वास्कुलर बंडल है, ठीक है, ये वास्कुलर बंडल है, ये क्या है, वास्कुलर बंडल है, इसको लिख लेते हैं वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल। जो ये वास्कुलर बंडल है इसके आउटर लेयर में, ठीक है, वास्कुलर बंडल के आउटर लेयर पर बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे लार्ज लेयर ऑफ सेल होते हैं, कि कहाँ पर होंगे, वास्कुलर बंडल के आउटर लेयर पर, ठीक है, आउटर साइड पर बहुत सारे लार्ज लेयर ऑफ सेल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, लार्ज सेल होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, लार्ज सेल प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, वास्कुलर बंडल के लेयर पर, अपर लेयर पर, ठीक है। एक क्या है, बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे लार्ज सेल प्रेजेंट है, कि कहाँ पर, वास्कुलर बंडल के आउटर लेयर में, ठीक है। इस सेल को बोलते हैं बंडल, इस सेल क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। सो ये क्या है, ये है आपका ये क्या है, ये है वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल के आउटर लेयर में, वास्कुलर बंडल के आउटर लेयर में लार्ज सेल प्रेजेंट होते हैं, उस सेल को बोलते हैं बंडल शीथ सेल। क्या बोलते हैं उसको, बंडल शीथ सेल। और इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट प्लांट में, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं उसको, क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी। सो इस तरह के अरेंजमेंट, ठीक है, प्लांट में इस तरह के अरेंजमेंट, जिसके मतलब कैसे अरेंजमेंट दिख रहे हैं हम लोग को, एक वास्कुलर बंडल के अराउंड क्या हो, लार्ज सेल प्रेजेंट है, ठीक है, उस लार्ज सेल प्रेजेंट है, ये लार्ज सेल प्रेजेंट है, किसके टाइप दिख रहा है, ये क्रेंज टाइप के, किसके टाइप के, क्रेंज टाइप के, उसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, इसको बोल रहे हैं हम लोग क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है। इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी, ठीक। तो आप समझ गए कि कैसे, मतलब जो वास्कुलर बंडल है उसके अराउंड क्या होते हैं, बंडल शीथ सेल होते हैं, वास्कुलर बंडल के अराउंड क्या होते हैं, बंडल शीथ सेल होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, देखो, जो ये मेसोफिल सेल है, ठीक है, जो ये वास्कुलर बंडल है, इसके अंदर में प्रेजेंट होता है रूबुस्को। क्या होता है, इसके अंदर पर इसके मतलब इनर स्पेस पर प्रेजेंट होता है रूबुस्को, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगे रूबुस्को। तब क्या होगा, आप ध्यान समझो,
जो बंडल सिट सेल है, ठीक है, जो बंडल सिट सेल है, बंडल सिट सेल है उसके अराउंड क्या होता है, बंडल सिट सेल के अराउंड, बंडल सिट सेल में क्या होता है, रूबिस्को प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बंडल सिट सेल में क्या होता है, रूबिस्को प्रेजेंट होते हैं। जब बंडल सिट सेल में रूबिस्को प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो बंडल सिट सेल है इसके अराउंड क्या है, इसके अराउंड रूबिस्को प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी, इसके अंदर, बंडल सिट सेल के अंदर रूबिस्को प्रेजेंट है तो पूरा सेफ है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ सकता, उसके अंदर नहीं ऑक्सीजन आ सकता है। आप बोलोगे कैसे, मतलब ऑक्सीजन तो गैस है भाई, वो कहीं पे आ सकता है, नहीं। जो बंडल सिट सेल है ये क्या है, देखो, जो बंडल सिट सेल है ये किस टाइप ऑफ सेल है, ये है, इसको लिखेंगे यहाँ, जो बंडल सिट सेल है ये किस टाइप ऑफ सेल है, देखो, बंडल सिट सेल है, थिक सेल है, ये कैसा सेल है, थिक सेल है, ये थिक सेल है, और कैसा है, इम्परिवेस है, इम्परिवर्स है, ठीक है, इम्परिवर्स है। इम्परिवर्स मतलब ना ये किसी भी एक गैस को अंदर बाहर करने देगा, एक कैसा है, थिक सेल है और इम्परिवर्स है। इम्परिवर्स मतलब ना ही गैस किसी भी गैस को आने देगा, ना ही किसी गैस को बाहर जाने देगा, मतलब समझ गए बात को, ना इसके अंदर कोई भी गैस, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कोई सा भी गैस नहीं आएगा, किसके अंदर नहीं आएगा, बंडल सिट सेल में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि थिक सेल है और क्या ये इम्पेरिवेस, ना ही ये किसी इम्परिमेबल है, ठीक है, इम्पेरिवेस है, ना ही किसी भी गैस को अंदर आने देगा, ना ही किसी गैस को बाहर जाने देगा, समझ गए बात को। इसका जो सेल है कैसा है, थिक सेल है, उसको बोलते हैं इम्पेरिवस, ठीक है, इम्पेरिवस है। और इसमें जो बंडल सिट सेल में क्या प्रेजेंट है, इसमें मैनी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, मैनी क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, मैनी क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है ये, बंडल सिट सेल में मैनी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मैनी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ठीक है। बंडल सिट सेल में क्या प्रेजेंट है, मैनी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या है, सील बंडल सिट सेल कैसे हैं, थिक है और इम्परवस है, कैसे है, इम्परवस है, जो किसी को भी गैस को अंदर बाहर नहीं आने देगा, ठीक, किसी भी गैस को अंदर बाहर नहीं आने देगा, इम्परवस है। और कैसा है, मैनी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसमें क्या है, मैनी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, समझ गए बात को। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें मैनी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, किसमें, बंडल सिट सेल में। उसीलिए क्या होता है, उसीलिए जो रूबिस्को है, रूबिस्को इसके अंदर में रहता है, बंडल सिट सेल के अंदर में रूबिस्को रहेगा, तो उसके अंदर ना ही कोई गैस आ सकता है, ना ही कुछ आ सकता है, ठीक है। जब इसके अंदर जब रूबिस्को है वो कहाँ पर रहेगा, वो बंडल सिट सेल में रहेगा, तो वो सेफ्ट रहेगा, ना ही उसको कभी भी ऑक्सीजन का डर नहीं रहेगा कि ऑक्सीजन आएगा बोल के, उसको ऑक्सीजन का डर नहीं रहेगा, ठीक है, क्या नहीं रहेगा, किसको डर नहीं रहेगा, ऑक्सीजन का डर नहीं रहेगा कि ऑक्सीजन मेरे पास आएगा बोल के, समझ गए। जब ऑक्सीजन नहीं आएगा उसके पास तो क्या नहीं बनेगा, फिर उसके बाद फॉस्फोग्लाइकोरेट नहीं बनेगा, मतलब एनर्जी का प्रॉपर यूज होगा, वेस्ट नहीं होगा, बात समझे कैसे हो रहा है प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस पूरा सीक्वेंस में हो रहा है कि 1 बाय 1 सब का टाइप हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए कि तो बंडल सिट सेल है, जो बंडल सिट सेल है ये जो थिक होता है और इम्पेरिवस होता है, ठीक है। बंडल सिट सेल कैसा होता है, थिक होता है, इम्पेरिवस होता है, इसमें मैनी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, क्या होता है, इस पर मैनी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और प्रॉपर देखो ध्यान से, इसमें नो इंटरसोलर स्पेस, इसमें क्या नहीं है, इसमें आपको ना ही इंटरसोलर स्पेस दिख रहे हैं, इस सेल में आपको कोई भी इंटरसोलर स्पेस दिख रहा है तो इसमें नहीं है, नो इंटरसोलर स्पेस, नो इंटर सेलुलर स्पेस, ना ही इसमें आपको इंटरसोलर स्पेस दिख रहे हैं। उसीलिए जो ये सेल है ये बहुत ठीक है, ना ही इसके अंदर कोई भी गैस आ सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे आपकी जिसमें इसमें कौन प्रेजेंट है, इसमें रूबिस्को प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें रूबिस्को प्रेजेंट है, इसमें रूबिस्को प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे इसमें रूबिस्को प्रेजेंट है, अगर इसमें ना ही इसमें किसमें प्रेजेंट है, ये क्या कौन सेल है, आउट ये है बंडल सिट सेल, ठीक है, क्या है ये, बंडल सिट सेल। आप बोलोगे कि अब जो बंडल सिट सेल है, ठीक है, जो बंडल सिट सेल, ना ही इसके अंदर कोई रूबिस्को मतलब नहीं, ना ही इसके अंदर कोई गैस आ सकता है, तो रूबिस्को आप कैसे मतलब कि कैसे बनाएगा, क्या बनाएगा ये कैसे ग्लूकोज बनाएगा, समझे बात को, ये कैसे बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यूज़ करेगा, फूड कैसे बनाएगा, ये आप बोलोगे, आप कैसे इसको
रुबिस्को किसका चाहिए? रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भाई। रुबिस्को को क्या चाहिए? रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन आप इसको कैसे मिलेगा? जब आप इस जो सेल है इसको तो आप इम्परवेस है, इम्परवस है, ठीक है, नहीं इसके अंदर कोई गैस आ सकता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं आ सकता तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आ सकता भाई, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आएगा, तो कैसे, मतलब इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? ये अब मेन क्वेश्चन हो गया। बात समझ रहे हो? अगर हम लोग ध्यान से समझो, अगर हम लोग जो रुबिस्को है, ठीक है, जो रुबिस्को है उसको हम लोग बंडल सिस सेल के अंदर रख दिए। क्यों रख दिए? क्यों रखे हैं बंडल सिस सेल के अंदर? क्योंकि फालतू का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बना रहा था, ठीक है, ऑक्सीजन इसके साथ बैंड होता था, आर यू बी पी के साथ ऑक्सीजन बैंड करके वेस्ट प्रोडक्ट बनाता था फॉस्फोग्लाइकोरेट, और एटीपी का यूज़ होता था, एटीपी का वेस्ट होता था, ठीक है, एटीपी का वेस्ट होता था। उसीलिए हम लोग ने क्या किया, वो रुबिस्को को कहाँ रख दिया? रुबिस्को को रख दिया बंडल सिथ सेल में। ये जो बंडल सिथ सेल है किस टाइप ऑफ सेल है? ऐसा सेल है जो किसी भी गैस को अंदर पास नहीं होने देता, ठीक है। कैसा सेल है? ऐसा सेल है जो किसी भी गैस को अंदर पास नहीं होने देता, ना इसका इंटरसोलर स्पेस इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें ना ही इसमें कोई गैस पास हो सकता है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा? क्वेश्चन मुद्दा का ये है मेन, किसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा? ऑक्सीजन के चलते तो मतलब कोई भी गैस नहीं सकता भाई, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? तो उसी प्रोसेस को बोलेंगे C4 साइकिल। हम लोग अभी C4 साइकिल में देखेंगे कि इसमें तो गैस नहीं आ सकता, ठीक है, इसमें गैस नहीं आ सकता, लेकिन इसमें क्या आ सकता है? इसमें केमिकल आ सकता है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड के फॉर्म में भेजेंगे बंडल सिट सेल में। बात समझे? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसिड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को भेजेंगे कहाँ? बंडल सिट सेल में। उसके बाद इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, रुबिस्को क्या मिल जाएगा? रुबिस्को को मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। समझ गए बात को? क्या हुआ? इसमें तो गैस नहीं सकता भाई, बंडल सिट सेल में गैस नहीं सकता, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड है जो CO2 है, CO2 को हम लोग क्या करेंगे? CO2 को हम लोग एसिड के फॉर्म में भेजेंगे। किस फॉर्म में भेजेंगे? CO2 को हम लोग एसिड के फॉर्म में भेजेंगे कहाँ? बंडल सिट सेल में। समझ गए? CO2 को हम लोग किस फॉर्म में भेजेंगे? एसिड के फॉर्म में भेजेंगे कहाँ? बंडल सिट सेल में। किसे भेजेंगे उसको पूरा हम लोग C4 साइकिल में देखेंगे, ठीक है। किसमें देखेंगे? C4 साइकिल में उसको डिस्कस करेंगे। अब आप बोलोगे कि जो C4 साइकिल है ये कौन से प्लांट में होता है, ठीक है। सो किस में होता है? ये होता है मेज में होता है, सॉर्गम में होता है, और किस में होता है? और शुगर केन में होता है, शुगर केन। इस सब में क्या होता है? C4 प्लांट होता है, ठीक है, जिसके अराउंड आपको क्या देखेगा? बंडल सिट देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे इसके अराउंड? क्या देखेंगे? बंडल सिट देखेंगे। क्या देखेंगे? वस्कुलर बंडल के अराउंड क्या देखेंगे? वस्कुलर बंडल के अराउंड आपको देखेंगे बंडल सिट सेल दिखेंगे। जब इसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे इस प्लांट को तो किसको? इसको मेज, सॉर्गम और शुगर केन को। समझ गए? तो आप समझ गए क्यों, मतलब मैं आपको बताया समझाया कि कैसे जो फोटो रेस्पिरेशन है ये किसमें नहीं होता है। उसीलिए मतलब मेन यही कारण है कि क्या फोटो रेस्पिरेशन C4 साइकिल में नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में नहीं होता। क्यों नहीं होता आप समझ गए, ठीक है। यही कारण है कि जो C4 साइकिल है, जो C4 प्लांट है, इसमें क्या होता है? C4 प्लांट में नहीं होता फोटो रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? बंडल सिट सेल होते हैं। C4 प्लांट में क्या होता है? C4 प्लांट में बंडल सिट प्रेजेंट होता है रुबिस्को अराउंड, ठीक है। किसके अराउंड? वस्कुलर बंडल के अराउंड क्या प्रेजेंट है? बंडल सिट सेल प्रेजेंट है, जो क्या किसको प्रिवेंट करता है? जो प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रिवेंट करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड के फॉर्म में इसके अंदर भेज देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहला प्रोसेस हम लोग क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं। ये सब चीज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई? इतना ताम झाम क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्यों? मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या हो? ऑक्सीजन एंट्री मत लो, ऑक्सीजन मत आए और फालतू का वेस्ट प्रोडक्ट ना बने, एटीपी का फालतू का वेस्ट मत हो। उसीलिए हम लोग ये सब चीज़ ताम झाम कर रहे हैं। बात समझ गए आप? सो अब देखेंगे हम लोग C4 साइकिल। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे हम लोग C4 साइकिल। अब देखो जो C4 साइकिल है, ठीक है, जो C4 साइकिल है, C4 साइकिल किस प्लांट में होगा? C4 साइकिल उस प्लांट में होता है जो टॉपिकल रीजन में होते हैं। C4 साइकिल किस प्लांट में होता है? C4 साइकिल उस प्लांट में होता है जो टॉपिकल रीजन में जो प्लांट होता है उस प्लांट में होता है C4 साइकिल।
लेकिन जो C3 साइकिल है, जो C3 साइकिल है वो हर प्लांट में होगा, हर हेयर प्लांट में क्या होगा, C3 साइकिल होगा। समझे बात को? C3 साइकिल चाहे वो हर हेयर प्लांट में क्या होगा, C3 साइकिल होगा। हर प्लांट में क्या ग्लूकोज बनेगा, जो हेयर प्लांट है उसमें C3 साइकिल होगा। लेकिन जो C4 साइकिल है वो क्या सिर्फ किसमें होगा, टॉपिकल रीजन्स वाले होगा। ठीक है, टॉपिकल रीजन्स वाले प्लांट में होगा, जिसमें हाई टेम्परेचर हो, हाई इंटेंसिटी हो। बात समझ रहे हो? जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो, हाई इंटेंसिटी हो, टॉपिकल रीजन में प्लांट में क्या होगा, उसमें होगा C4 साइकिल। समझ गए बात को? C3 साइकिल किसमें होगा और C4 साइकिल किसमें होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग C4 साइकिल। C4 साइकिल में सबसे पहले देखेंगे जो प्राइमरी एक्सेप्टर है। प्राइमरी एक्सेप्टर हम लोग केल्विन साइकिल में देखे हैं, C3 साइकिल में देखे हैं। जो प्राइमरी एक्सेप्टर उसमें क्या था, RUBP था। प्राइमरी एक्सेप्टर किसमें, C3 साइकिल में कौन था, RUBP। लेकिन जो C4 है, C4 साइकिल, इसमें जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कौन है, ये है PEP। इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर है PEP। PEP क्या है, फोस्फोफिनॉल पायरुवेट। फोस्फोफिनॉल पायरुवेट। ठीक है, इसमें का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है C4 साइकिल का, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कौन है, PEP। PEP क्या है, उन्हें फोस्फोफिनॉल पायरुवेट। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं स्ट्रक्चर, फिर हम लोग उसके बाद वन बाय वन सबको देखेंगे। देखो, सबसे पहले सेल बनाते हैं हम लोग मीजोफिल सेल। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं मीजोफिल सेल। ये मीजोफिल सेल बन गया। अब बनाते हैं बंडल शीथ सेल। ये क्या है, ये है बंडल शीथ सेल। ये बन गया बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल। ये जो अपर पार्ट दिख रहे थे, अपर वाला सेल, इसको बोलेंगे, ये कौन सा सेल है, ये है मीजोफिल सेल। ये है मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। और ये है बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। सो अपर वाला है मीजोफिल सेल और नीचे वाला है बंडल शीथ सेल। जो ये सेल है, देखो इसको, इसमें क्या क्या होगा प्रोसेस। जो ये सेल है, मीजोफिल सेल है, इसमें क्या होगा, इसमें लाइट ट्रैक्शन होगा। मीजोफिल सेल में क्या होगा, मीजोफिल सेल में होगा लाइट ट्रैक्शन। और जो बंडल शीथ सेल, इस पर होगा डार्क रिएक्शन। ठीक है, मीजोफिल सेल पर क्या होगा, मीजोफिल सेल पर होगा लाइट ट्रैक्शन। समझे बात को? मीजोफिल सेल पर होगा लाइट ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें होगा लाइट ट्रैक्शन। लाइट ट्रैक्शन किसमें होगा, मीजोफिल सेल में होगा। और डार्क रिएक्शन जो है उसमें किसमें होगा, बंडल शीथ सेल में होगा, डार्क रिएक्शन। अब क्या होगा, देखो, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी एक्सेप्टर है फोस्फोफिनॉल पायरुवेट। प्राइमरी एक्सेप्टर है फोस्फोफिनॉल पायरुवेट। ठीक है, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ठीक है, बाहर से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। CO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, HCO3। ठीक है, कैसे फॉर्म किया है, ये जो CO2 है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है। ठीक है, जो CO2 है ये वाटर के साथ रिएक्ट किया, CO2 रिएक्ट किया वाटर के साथ और फॉर्म किया HCO3। समझे बात को? CO2 है जो CO2 है, जो CO2 है वो किसके साथ रिएक्ट किया, वो रिएक्ट किया वाटर के साथ और फॉर्म किया HCO3। और क्या फॉर्म किया, HCO3। अब HCO3 प्लस इसके साथ कौन बाइंड होगा, इसके साथ बाइंड होगा, कौन बाइंड करेगा इसको, PEP। अब HCO3 के साथ कौन बाइंड करेगा, PEP। कौन बाइंड करेगा, PEP, फोस्फोफिनॉल पायरुवेट।
कौन बाइंड करेगा? फोस्फोफिनॉल पायरुवेट बाइंड करेगा किसके साथ? HO3 के साथ। जब ये HO3 के साथ PEP बाइंड किया, और किस एंजाइम की वजह से, कौन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है इसको करने में? EPE, PEP, PPase। ठीक है, आप ध्यान से देखो, HO3, ध्यान से देखो, HO3 बाइंड किया है PEP के साथ, फोस्फोफिनॉल पायरुवेट के साथ। जो HO3 है वो किसके साथ बाइंड किया? HO3 बाइंड किया PEP के साथ। PEP क्या है? फोस्फोफिनॉल पायरुवेट के साथ। किसके प्रिंसेस में? पिपकेस के। क्या होगा? पिपकेस है जो, ये क्या एंजाइम है, इसके प्रिंसेस में क्या फॉर्म होगा? देखो, जब पिपकेस एंजाइम है, इसके प्रिंसेस में क्या फॉर्म होगा, क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा OAA। क्या बनेगा? OA। ठीक है, OA बनेगा। OA, जो OA है एक बने, कहाँ कैसे बनेगा? जब HO3 बाइंड करेगा PEP के साथ, फोस्फोफिनॉल के साथ, और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? PEP केस। क्या बोलते हैं इसको? PPS बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? PEP कार्बोक्सिलेज। इसका एक और नाम है PEP केस का, क्या है? कार्बोक्सिलेज। PEP कार्बोक्सिलेज, या इसको बोलते हैं PPS। समझ गए बात को? इसके प्रीसेस में क्या बनेगा? OAA। क्या बनेगा? OAA। सो इसके प्रीसेस में बनेगा, इसको OA क्या है? जो OAA है ये क्या है? देखो, इसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जो ये HO3 है प्लस PEP के साथ जब पेपकेस रिएक्ट किया, ठीक है, पेपेस रिएक्ट किया, तो क्या फॉर्म हुआ? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। ठीक है, जब रिएक्शन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ? OA फॉर्म हुआ। ये कितने कार्बन का है? ये है 4 कार्बन का। ये जो PEP था ये कितने कार्बन का था? एक 3 कार्बन का था। ये 4 कार्बन कैसे हो गया? जब कार्बन डाइऑक्साइड आया, एक भाई, जब कार्बन डाइऑक्साइड आया तो एक कार्बन बढ़ गया, तो क्या हुआ? जो OAA है ये 4 कार्बन का है। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। अब क्या होगा? अब जो इसमें जो OAA है इसमें क्या होगा? रिडक्शन होगा। इसमें होगा रिडक्शन, इसमें होगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा? जो NADPH है, जो NADPH है, NADPH है, ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, NADPH है, ये रिड्यूस करेगा और फॉर्म करेगा NADP। ठीक है, NADPH रिड्यूस करके क्या फॉर्म होगा? NADPH का रिड्यूस होके NADP फॉर्म होगा। ठीक है, सो इसका OA का रिडक्शन होगा और क्या फॉर्म होगा? फॉर्म होगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ठीक है, इसका रिडक्शन होगा OAA का, और क्या फॉर्म होगा? मैलिक एसिड। अब जो मैलिक एसिड है कहाँ आएगा? मैलिक एसिड आएगा बंडल सिथ सेल के अंदर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने मीजोफिल सेल में क्या किया? ध्यान समझो, मीजोफिल सेल में हम लोग ने क्या किया? जो कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ने एसिड में चेंज कर दिया। हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड के फॉर्म में अब कहाँ भेज रहे हैं? अब बंडल सिथ सेल में भेज रहे हैं। यही हम लोग का मकसद था। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड था, CO2 था, CO2 को हम लोग कहाँ भेज रहे हैं? CO2 को हम लोग किस फॉर्म में भेज रहे हैं? CO2 को हम लोग एसिड के फॉर्म में बंडल सिथ सेल में भेज रहे हैं। अब समझे बात को? जो CO2 है इसको हम लोग सबसे पहले क्या किया? इसको पूरा रिडक्शन के, पूरा सब पिपकेस एंजाइम का रिएक्ट के, अब इसको एसिड के फॉर्म में कहाँ भेज रहे हैं? इसको हम लोग एसिड के फॉर्म में भेज रहे हैं। अब कहाँ? बंडल सिथ सेल में। ठीक है, कहाँ भेज रहे हैं? इसको भेज रहे हैं हम लोग बंडल सिथ सेल में। बात समझ गए? अब देखो, इसमें हम लोग भेजेंगे तो क्या होगा? अब जो मैलिक एसिड है ये कहाँ गया? मैलिक एसिड पहुंच गया अब बंडल सिथ सेल में। कहाँ पहुंच गया? मैलिक एसिड कहाँ पहुंच गया? बंडल सिथ सेल में मैलिक एसिड पहुंच गया। ठीक है, बंडल सिथ सेल में क्या हुआ? बंडल सिथ सेल में कौन पहुंच गया? मैलिक एसिड पहुंच गया। अब क्या होगा? इसका जो मैलिक एसिड है इसका होगा डी कार्बोक्सिलेशन। इसका क्या होगा? इसका होगा डी कार्बोक्सिलेशन। जब डी क्या होगा? इसका होगा अब
डी कार्बो ऑक्सीलेशन, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। अब मैलिक एसिड का होगा डी कार्बो ऑक्सीलेशन, और क्या फॉर्म होगा, मैलिक एसिड से फॉर्म होगा, एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ठीक है, इससे क्या रिलीज हो गया, डी कार्बो ऑक्सीलेशन से क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। बाकी जो फॉर्म है 3 कार्बन का बनेगा उसको बोलते हैं पायरुवेट। क्या बोलते हैं इसको, पायरुवेट। समझिए बात को, जो 3 कार्बन का बनेगा वो क्या बनेगा, उसको बोलते हैं पायरुवेट या पैरविक एसिड, पैरविक एसिड। क्या बोलेंगे उसको, पैरविक एसिड। पैरविक एसिड क्यों बोल रहे हैं, जब जो मैलिक एसिड था ये कितने कार्बन का है, ये है 4 कार्बन का। ठीक है, जो मैलिक एसिड था, जब मैलिक एसिड यहाँ भी कितने कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का है। जब मैलिक एसिड अंदर आया, किसके अंदर आया, बंडल सिस सेल के अंदर, तो इसका क्या हुआ, इसका हो गया डी कार्बो ऑक्सीलेशन। मैलिक एसिड का बंडल सिस सेल में क्या हुआ, डी कार्बो ऑक्सीलेशन हुआ, और क्या फॉर्म हो गया, एक क्या उससे डी कार्बो ऑक्सीलेशन से क्या रिमूव हो गया, क्या रिलीज हुआ, डी कार्बो ऑक्सीलेशन से एक एक क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, रिलीज हुआ। डी कार्बो ऑक्सीलेशन से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और क्या 3 कार्बन का बचा, उसको 3 कार्बन का बचा मैलिक एसिड, उसको बोलते हैं पैरविक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, 3 कार्बन का बचा उसको बोलते हैं पैरविक एसिड। पैरविक एसिड किसको बोलते हैं, समझ गए बात को। अब जो पैरविक एसिड है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा वापस कहाँ, ये वापस जाएगा मीजोफिल सेल में। कहाँ जाएगा ये, पैरविक एसिड जाएगा ये मीजोफिल सेल में। अब पैरविक एसिड कहाँ जाएगा, पैरविक एसिड जाएगा मीजोफिल सेल में। ठीक है, अब पैरविक एसिड कहाँ जाएगा, मीजोफिल सेल में जाएगा। यहाँ पर क्या होगा इसका, यहाँ पर होगा इसका रीजनरेशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रीजनरेशन, रीजनरेशन। यहाँ पर क्या होगा, मीजोफिल सेल में होगा रीजनरेशन। रीजनरेशन से क्या होगा, उसमें एक एटीपी, फिर से क्या होगा, एटीपी का यूज होगा, एटीपी का यूज करके फॉर्म होगा एटीपी। रीजनरेशन में एटीपी का यूज होगा, एटीपी का यूज करके क्या फॉर्म होगा, एडीपी फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें एटीपी का यूज होगा, और क्या फॉर्म करेगा, फिर से पीपीएस के पास वापस चल लेगा। ठीक है, कहाँ चल लेगा, ये पीईपी के पास वापस चल लेगा। पीईपी क्या है, फोस्फोफिनॉल, फोस्फोफिनॉल पायरुवेट। ठीक है, फोस्फोफिनॉल पायरुवेट। ठीक है, तो समझ गया कि पूरा ये साइकिल है जो कैसे चलता है। ठीक है, इस पूरा साइकिल आप कैसे चलता है उसको समझ गए आप, कैसे मतलब 1 बाय 1 स्टेप प्रॉपर इसका होता है। सबसे पहले क्या बात ध्यान समझना, मैं इसको आपको बता रहा हूँ फिर से। सबसे पहले समझो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर, ठीक है, मीजोफिल सेल के जो बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी एक्सेप्टर है पीईपी। पीईपी कौन है, पीपी क्या है, फोस्फोफिनॉल पायरुवेट। ठीक है, जो फोस्फोफिनॉल पायरुवेट है ये एक्सेप्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। फोस्फोफिनॉल पायरुवेट एक्सेप्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा तो एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं पीपीएस। क्या बोलते हैं इसको, पीपीएस है, जिसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सीलेस। उसको 2 नाम है, उसको पीपीएस भी बोलते हैं या कार्बो ऑक्सीलेस बोलते हैं। उसके प्रिंसेस में क्या फॉर्म होगा, ओएए। क्या फॉर्म होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या फॉर्म होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन का है। जो कितने कार्बन का है, जो 4 कार्बन का है। अब जो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ठीक है, उसका होगा रिडक्शन। उसका क्या होगा, उसका होगा रिडक्शन। एनएडीपीएस से फॉर्म होगा एनएडीपी। उसको क्या होगा, एनएडीपीएस से फॉर्म होगा एनएडीपी, और क्या बनेगा, मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड किस में आएगा, मैलिक एसिड आएगा बंडल सिट सेल में, और उसका होगा डिकार्बोक्सिलेशन। क्या होगा उसका, डिकार्बोक्सिलेशन होगा। डिकार्बोक्सिलेशन से क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और 3 कार्बन का बचेगा उसको बोलते हैं पैरविक एसिड। अब पैरविक एसिड फिर जाएगा कहाँ, मीजोफिल सेल में। उसको वहाँ पर मीजोफिल सेल में उसका होगा रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा, एडीपी का यूज होगा, एडीपी फॉर्म होगा, और फिर से वो किसके पास चलेगा, पी फोस्फोफिनॉल पायरुवेट के पास वापस चलेगा। तो ये पूरा साइकिल है जो चलता है। ठीक है, ये पूरा साइकिल जो है जो प्लांट के लीफ में चलता है। बात समझ गए, इसी को बोलते हैं C4 साइकिल। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं C4 साइकिल। अब देखो इसका स्टेप, इसका मेन मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ क्या क्या इसमें होता है प्रॉपर। पहला स्टेप, पहला आपका जो एनसीईआरटी में लिखा है,
पहला स्टेप लिखा है फिक्सेशन। हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले फिक्सेशन किया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन किया। पहला स्टेप है फिक्सेशन, पहला है फिक्सेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, ट्रांसपोर्ट किया। मैलिक एसिड को बंडल स्टेट में क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। सेकंड क्या है, ट्रांसपोर्ट किया। थर्ड क्या है, थर्ड हम लोग ने किया डी कार्बोक्सिलेशन। थर्ड क्या किया, थर्ड किया हम लोग ने क्या किया, डी कार्बोक्सिलेशन किया। ठीक है, फिर फोर्थ क्या किया, फोर्थ फिर से क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। फोर्थ में फिर से क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। और फिफ्थ है रीजनरेशन। अब देखो, आप बोलो कंफ्यूज हो गया आप कि यहाँ भी ट्रांसपोर्ट है, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट है। जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट है, जो मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये कितने कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है। लेकिन जो इसमें का पैरुविक एसिड है, ये कितने कार्बन का है, ये है 3 कार्बन का। अब जो इसमें ट्रांसपोर्ट होगा, ये कितने कार्बन का ट्रांसपोर्ट होगा, इसमें 3 कार्बन का ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब मैलिक एसिड अंदर कैसे जा रहा है, 4 कार्बन से जा रहा है। ठीक है, और ये जो पैरुविक एसिड है कितने कार्बन का, ये है 3 कार्बन का। पैरुविक एसिड कितने कार्बन का है, पैरुविक एसिड है 3 कार्बन का। 3 कार्बन कहाँ जाएगा, पीपीएस के पास जाएगा। इसमें क्या होगा, रीजनरेशन होगा, जिसमें एटीपी का यूज होगा। इसमें कितने एटीपी का यूज होता है, रीजनरेशन में 2 एटीपी का यूज होता है। ठीक है, रीजनरेशन में क्या होता है, 2 एटीपी का यूज होता है। रीजनरेशन में 2 एटीपी का यूज होता है और ये पूरा साइकिल चलता है। ठीक है, ये पूरा साइकिल चलता है, इसी को बोलते हैं C4 साइकिल। इसी साइकिल को बोलते हैं C4 साइकिल। आप देखो इसमें टोटल कितने एटीपी यूज हुए टोटल। ठीक है, इसमें टोटल कितने एटीपी यूज हुए। सो C3 साइकिल में C3 साइकिल में कितने एटीपी लगे, टोटल 3 एटीपी लगे। ठीक है, जो C3 साइकिल है इसमें कितने लगे, C3 साइकिल में टोटल 3 एटीपी यूज हुआ और बाकी 2 एटीपी कहाँ यूज हुआ, 2 एटीपी यूज हुआ रीजनरेशन में। ठीक है, 2 एटीपी यूज हुआ, 2 एटीपी कहाँ यूज हुआ, रीजनरेशन में यूज हुआ। टोटल का कितने बन के एटीपी यूज हुए, टोटल यूज हुए 5 एटीपी। तो एक साइकिल में, एक C4 साइकिल में कितने एटीपी यूज होते हैं, 5 एटीपी यूज होते हैं। एक पूरे साइकिल में, एक C4 साइकिल में पूरे राउंड में कितना एटीपी यूज होते हैं, टोटल 5 एटीपी यूज होते हैं। कितने एटीपी, 5 एटीपी यूज होते हैं पूरे एक साइकिल में। समझ गए बात को, पूरे एक साइकिल में कितने एटीपी यूज होते हैं, 5 एटीपी यूज होते हैं पूरे एक साइकिल में। ये था C4 साइकिल। अच्छे से देख लो इसको, हर स्टेप को देख लो। पहला स्टेप क्या है, फिक्सेशन, ट्रांसपोर्ट, डिकार्बोक्सिलेशन, फिर ट्रांसपोर्ट और फिर रीजनरेशन। टोटल 5 स्टेप है, आपको देखना पड़ेगा। और जो मेसोफिल सेल है किसमें होता है, मेसोफिल सेल में होगा यहाँ पर लाइट रिएक्शन होगा और यहाँ पर डार्क रिएक्शन होगा। और बंडल स्लिट सेल, बंडल स्लिट सेल में कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को प्रेजेंट है। इसको क्या मिलेगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। फिर अपना प्रोसेस है जो ग्लूकोज बनाने का, वो फिर से कंटिन्यू रहेगा। तो समझ गए क्यों मतलब C4 साइकिल में, क्यों C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, आप समझ गए होंगे। ठीक है, C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि जो रिबुस्को है कहाँ रहता है, बंडल स्थिर सेल में रहता है, जिसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एक क्या है, इम्परवस है। ठीक है, जो किसी भी गैस को एंट्री नहीं कर सकता, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो। लेकिन जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आया है वो किस फॉर्म में आया है, वो एसिड के फॉर्म में आया है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आया है, वो किस फॉर्म में आया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें साइकिल में आया है वो किस फॉर्म में आया है, वो आया है एसिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में आया है, वो आया है एसिड के फॉर्म में। तो ये था आपका पूरा C4 साइकिल या C4 पाथवे। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लेने का एक बार, मतलब प्रैक्टिस करना अच्छे से, कौन कौन सा इसमें एंजाइम है, कौन कौन सा क्या क्या नाम है उसका। ठीक है, कि कौन कौन सा फंक्शन है, उसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ लेना अच्छे से, एनसीईआरटी रीड कर लेने के बाद। ठीक है, तो आप मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।